हेलो, मेरा नाम उज्ज्वल जैन। आप देख रहे हैं मैकेनिकल सारथी। तो हम ज्योग्राफी का फोर्थ वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम देखते हैं कि मीटियोर्स क्या होता है। देखिए, मीटियोर्स को हम एक नाम और जानते हैं। मीटियोर्स को हम शूटिंग स्टार भी कहते हैं। शूटिंग स्टार जो हमारे भारत में कई बार वो एक हम किसी टूटते तारे को देखते थे और विश मांगते थे, तो एक्चुअली वो स्टार नहीं था। एक्चुअल स्टार वो नहीं टूटता था, एक्चुअली वो मिटियोर्स होते थे। और वो शूटिंग स्टार जैसे क्यों दिखता था? क्योंकि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर पे वो आता था और ड्रैग के कारण वो चमकने लगता था। तो ये वो रॉक है या वो चीज़ है जो अर्थ के सरफेस में रीच नहीं करती। वो जो ड्रैग के कारण है वो जल जाती है और फिर वो वहीं ही मतलब एटमॉस्फेयर में ही नष्ट हो जाती है। मीन्स ये अर्थ के सरफेस में नहीं पहुंचता। नॉट रीच टू अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे नहीं गिरता है ये एटमॉस्फेयर में ही ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए इसको शूटिंग स्टार कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि शूटिंग स्टार किसको कहते हैं, ऑप्शन दे तो मिटियोर्स है वो। इसका एक छोटा भाई और होता है मिटेरॉइड्स। मिटेरॉइड्स मिटेरॉइड्स बढ़िया। अब इसमें क्या खासियत है? तो मिटेरॉइड्स वो होता है अगर वो ज़मीन में गिर गया, ठीक है, अर्थ सरफेस में ये रीच कर जाता है, रीच्ड अर्थ सरफेस। और जब ये ज़मीन में गिरता है धरती पे, तो ये क्या बनाता है? फॉर्म बनाता है क्रैटर्स का। इट फॉर्म क्रैटर्स। क्रैटर्स मतलब गड्ढे। जो जो शायर लिखते थे कि चांद में दाग, एक्चुअली वो दाग नहीं है, वो क्रेटर्स ही हैं। क्योंकि चांद में भी बहुत सारे जो चांद कई बार एक्चुअली हमको बचाता है। जो बहुत सारे एस्टेरॉइड बेल्ट से जो एस्टेरॉइड गिरते हैं वो कई बार चांद में बहुत सारे गिर जाते हैं। तो इसलिए जो चांद में दाग है वो एक्चुअली में गड्ढे हैं, वो क्रेटर्स हैं जो कि मेटेरॉइड्स के गिरने के कारण चांद में हुए। बहुत कम ही इंडिया में या वर्ल्ड में गिरते हैं। तो भारत में भी एक क्रेटर जो बना है, उसमें लेक बनी है, उसका नाम है लूनर लेक। तो लूनर लेक कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तो ये जो झील बनी है, जो लेक में पानी स्टोर हुआ है, ये क्रेटर जो है मेटेरॉइड्स के कारण जो क्रेटर बना था गड्ढा, उसमें जब पानी भर गया तो उसको हमने लेक बोल दी। तो लूनर लेक इज अ क्रेटर लेक। ठीक है, महाराष्ट्र में है ये क्लियर हो गया। अब इसी से रिलेटेड होता है कॉमेट्स। कॉमेट्स ये छोटे छोटे टर्म है, कई बार एग्जाम में पूछ देता है कॉमेट्स। तो कॉमेट का एक और नाम कहा गया है, इसको हम टेल स्टार भी कहते हैं। पूछ, जिसकी पूछ जैसा दिखता है, टेल स्टार। कॉमेट इज ऑल्सो नोन एज टेल स्टार। एक बहुत फेमस कॉमेट है, क्या नाम है उसका? हेली कॉमेट। हेली कॉमेट। ये क्यों फेमस है? क्योंकि ये हमको दिखता है हर एवरी 76 ईयर में। समझिए बात को, 76 ईयर में ही हमको दिखता है। 76 ईयर में हमको ये दिखता है। 76 ईयर में हमको ये दिखता है, इसलिए ये स्पेशल है। तो इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो आपसे पूछे कि कौन सा कॉमेट जो 76 ईयर में दिखता है, तो हेली कॉमेट है। ये कई बार पूछता भी है आपसे। ठीक है, ये छोटे से 3 पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। मिटियोर्स क्या होता है? वो पार्टिकल या वो सॉलिड बॉडी जो अर्थ के एटमॉस्फेयर पे ही खत्म हो जाती है, सरफेस पे नहीं गिरती। और मीटियोर्स को ही बोला जाता है शूटिंग स्टार। उसी का भाई आ जाता है, अगर धरती पे गिर गया तो मेटेरॉइड्स बोलते हैं, और वो क्रेटर क्रिएट करता है। कौन सी क्रेटर हमने पढ़ी है अर्थ में, जो कि स्पेशली भारत के बारे में अगर बोलूँ तो मैं, वो है लूनार लेक। जो लूनार लेक है महाराष्ट्र की, वो क्रेटर लेक है। फिर हमने पढ़ा कॉमेट्स। कॉमेट्स को बोलते हैं टेल स्टार। शूटिंग स्टार बोलते हैं मिटियोर्स को। शूटिंग स्टार बोलते हैं मिटियोर्स को। टेल स्टार बोलते हैं कॉमेट्स को। हर 76 ईयर में दिखने वाले कॉमेट को बोलते हैं हेली कॉमेट। हेली कॉमेट, हेली कॉमेट। ठीक है, मैं 2-3 बार रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बहुत अच्छे से ये बैठ जाए। ठीक है, अब अगला जो है वो हम पढ़ने वाले हैं सीजनल चेंज के बारे में। जो मौसम चेंज होते हैं उसके बारे में, सीजनल चेंज।
सीजनल चेंज। ओके, तो इसको देख लेते हैं इसमें क्या है। देखिए सीजनल चेंज होता है ना, वो कुछ कारणों से होता है। सीजनल चेंज क्यों होता है? पहला कारण है रोटेशन मोशन। रोटेशन मोशन, अर्थ अपनी एक्सिस में मूव हो रही है, इसको बोलते हैं रोटेट होना। अपनी एक्सिस पे मूव करने को बोलते हैं रोटेट होना। एक होता है रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन मोशन। ये क्या होता है? अर्थ जो सन के अबाउट मूव कर रही है, जिससे ईयर आता है 365 डेज, इसी को बोलते हैं। अपनी एक्सिस पे रोटेट होने के कारण क्या होता है? डे एंड नाइट। डे एंड नाइट होती है अपनी एक्सिस पे घूमने के कारण, जिसको बोलते हैं रोटेशन ऑफ अर्थ। ईयर कब आता है? जो एक साल हम बोलते हैं, वो जब अर्थ सन का एक चक्कर लगा ले, उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। ठीक है। थर्ड है कोएक्सियल मोशन। ठीक है, टिल्ट होने के कारण भी होता है, अभी हम वो देखने वाले हैं। तो देखिए बेसिकली हम जनरली हम 4 सीजन पढ़ते हैं, 4 सीजन्स, 4 मौसम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कौन से? स्प्रिंग, फिर समर, फिर ऑटम, फिर विंटर। ठीक है, ठीक है। अब मैं यहाँ डायग्राम बनाने वाला हूँ और ये चारों सीजन को हम समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये सन है। ये सन है। तो देखिए अगर ये सन है तो यहाँ से यहाँ अर्थ बनेगा। ठीक है, यहाँ अर्थ बनेगा। ठीक है, ये ठीक है यहाँ पे। ओके, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ और एक यहाँ। ये 4 जगह हमने बनाया है। देखिए अब आप समझिए। देखिए जब अर्थ सन से सबसे ज़्यादा दूर होती है, फारदेस्ट पोजीशन पे होती है, जब अर्थ सन से बहुत दूर होगी, तो आपके हिसाब से हमारे इंडिया में गर्मी होनी चाहिए कि सर्दी होनी चाहिए? तो अगर सन से अर्थ दूर है तो टेक्निकली हमको ये लगना चाहिए ना कि सर्दी होनी चाहिए हमारे यहाँ, बट हमारे यहाँ होती है गर्मी। नदर्न हेमिस्फीयर पे जब सन से अर्थ सबसे दूर पोजीशन पे होता है तो हमारे यहाँ चलता है समर। वो क्यों? क्योंकि जो अर्थ है वो वर्टिकल एक्सिस पे नहीं है, वो 23 डिग्री एंड हाफ पे है। तो इस कारण से जो सोलर रेडिएशन डायरेक्ट पड़ता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पड़ता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कहाँ है? नदर्न हेमिस्फीयर, जहाँ पे इंडिया भी आता है। तो क्योंकि डायरेक्ट पड़ता है, भले ही वो दूर है, भले ही सन एंड अर्थ फारदेस्ट पोजीशन पे है, बट क्योंकि टिल्ट है अपनी एक्सिस पे, तो जो सन की डायरेक्ट रेडिएशन है ना, डायरेक्ट सनलाइट है ना, वो पड़ती है कैंसर पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो जो भी कैंसर के आसपास या नदर्न हेमिस्फीयर में होता है वहाँ पे मनाया जाता है समर। इसलिए ये क्या है यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। ये है अर्थ जो है वो ऐसा टिल्ट है, ये ऐसा टिल्ट है, तो वो ऐसा घूम रहा है, तो ये ऐसा कुछ होगी सारी एक्सिस। तो जो सन की डायरेक्ट रेडिएशन है ना वो नदर्न हेमिस्फीयर में पड़ती है। ठीक है, इसके कारण 21 जून, ये डेट आपको याद रखनी पड़ेगी। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। हम मानते हैं कि सबसे बड़ा दिन यहीं से होता है, यहाँ पे होता है नदर्न हेमिस्फीयर में। ये मैं नदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूँ, नदर्न हेमिस्फीयर। भारत नदर्न हेमिस्फीयर में है ना, हमने देखा है ये चीज़। और ये जब इंडिया के बारे में पढ़ेंगे तो भी आपको क्लियरली पता चलेगा। तो नदर्न हेमिस्फीयर में जो डे होता है वो 14 आवर का होता है। जो डे होता है वो लगभग 14 आवर का होता है, और जो नाइट होती है वो लगभग 10 आवर की होती है। नदर्न हेमिस्फीयर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है,
क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, समर। तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा समर, ठीक है। और खासियत क्या है ये 21 जून की, 21 जून को एक खास दिन होता है। उस दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल योगा डे। क्लियर। 21 जून को मनाया जाता है योगा डे, क्योंकि योगा किया जाता है दिनों में, मतलब सुबह। तो जो सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, उसी दिन इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। तो 21 जून को नदर्न हेमिस्फीयर में समर होगी और 21 जून को ही इंटरनेशनल योगा डे होगा। अब समर से बात आती है, अगर हम ऐसा चले इस तरह से ऐसा, तो इस पॉइंट को बोलते हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स कंडीशन होती है ये। इक्विनॉक्स क्यों होता है, क्योंकि डे एंड नाइट यहाँ पे दोनों बराबर होती है, 12 आवर्स की होती है, दोनों बराबर होती है, इसलिए इसको इक्विनॉक्स कहा गया है। और यहाँ पे जो डेट होती है, यहाँ जो डेट होती है वो कितनी होती है, यहाँ होती है 23 सितंबर, ठीक है। इक्विनॉक्स की 23 सितंबर। और यहाँ पे जो मौसम माना जाता है वो माना जाता है ऑटम, ठीक है। ये ऑटम का सीजन चेंज हो रहा है, ठीक है, ऑटम। फिर अगर मैं देखिए 21 जून से हम आए 23 सितंबर, 3 महीने के गैप में टोटल 4 होता है, 3 महीने के गैप में टोटल 4 सीजन होते हैं, तो लगभग 3 महीने के सारे सीजन होंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम आ गए नीचे वापस, तो ये होता है 22 दिसंबर। यहाँ पे नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, नदर्न में विंटर, क्रिसमस, यूरोप में क्रिसमस मनाते हैं, क्योंकि यूरोप के जो भी देश है वो नदर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए वो ठंड मानते हैं दिसंबर को, क्योंकि 22 दिसंबर को सबसे बड़ी नाइट होती है। तो उसी के आसपास 25 दिसंबर को क्रिसमस भी मनाया जाता है, ठीक है। तो आप इससे याद रख लेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, विंटर, क्लियर। 22 दिसंबर को विंटर आया। अब इसके बाद ये यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आता है वो आता है 21 मार्च। अब मैं आपको सिंपल याद करने की ट्रिक बताऊंगा, आप उसको याद कर लेंगे। यहाँ पे भी डे एंड नाइट इक्वल होती है, इक्वल, और इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग, स्प्रिंग सीजन बोलते हैं इसको। तो यहाँ से हमारे चारों सीजन क्लियर हो गए हैं। अब देखिए आपको याद करने का सिंपल ट्रिक, देखिए ये अब तो बना लेंगे। ये मेरे हिसाब से आपको 21 जून तो आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है, और 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे, योगा मतलब इंडिया, भारत, ठीक है। तो 21 जून तो आप भूलेंगे नहीं। तो आप ऐसा ऐसा देख लीजिए, 21 जून है और ये 21 मार्च है, ये आसपास है, 21, ठीक है। ये दोनों, ये दोनों 21 जून और 21 मार्च, क्लियर। सिमिलरली देखो ये 21, ये नीचे से है तो 22 एंड 23, क्लियर हुआ। फिर से मैं बता रहा हूँ, नीचे का याद रखना, 21 और 21 आता है तो आपको याद आ जाएगा मार्च, और फिर 21 जून तो आपको याद ही है, तो ये हो गया क्लियर। और फिर क्या होता है, नीचे जो होगा वो 22 होगा दोनों में डायग्राम में, और ऊपर जो है वो 23 है, तो 22 एंड 23, क्लियर। तो ये हमारा सीजन, और मैंने आपको बता दिया कि डे एंड नाइट क्यों होता है, अर्थ के रोटेशन के अबाउट, अर्थ के रोटेशन के कारण होता है, जो अपनी ही एक्सिस पे, अबाउट इट्स ओन एक्सिस, उसके कारण क्या होता है, डे एंड नाइट आता है। सीजन चेंज तो हमने पढ़ लिया और पूरे डेट्स पढ़ लिए, ठीक है। अब एक खास चीज हम पढ़ने वाले हैं, इंटरनेशनल डेटलाइन। क्या, इंटरनेशनल डेटलाइन, ये भी एक छोटा सा बात है, बस इसको आप यहां देख लीजिए। एक्चुअली क्या होता है, जो 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड मैंने क्या बोला था 360 होते हैं,
तो 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड में क्या आया था, ग्रीनविच। तो उसके जो जस्ट पीछे वाला जो सेमी सर्कल है, पीछे वाला जो सेमी सर्कल है वो होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री की खासियत क्या होती है, इंटरनेशनल डेट लाइन किसको बोलते हैं, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। याद रखना ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्गिट्यूड को, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को। इसकी खासियत क्या होती है, देखिए ये कुछ इस तरह से लाइन होती है जो कि ये पैसिफिक में होती है, पैसिफिक ओशियन में होती है। ये किसी लैंड को, जमीन को नहीं छूती, क्योंकि अगर आप खुद सोचिए किसी कंट्री के बीच से अगर ये इंटरनेशनल डेट लाइन घूम रही है तो एक कदम में इधर 21 इधर 22, समझ रहे हैं, एक ही कंट्री में 2 दिन चल रहे होंगे। इसके कारण इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये जो लाइन है एग्जैक्ट स्ट्रेट नहीं है 180 डिग्री, ये थोड़ी कर्व्ड है, समझ रहे हैं, ये थोड़ी कर्व्ड है और ये पैसिफिक से पास होती है। क्लियर, ये पैसिफिक से पास होती है, ठीक है। तो मान लीजिए यहां पे है वेस्ट और यहां है ईस्ट। अब अगर आप वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे, ठीक है, तो 24 आवर ऐड हो जाएगा। 24 आवर मतलब अगर यहां 1 तारीख होगी तो यहां 2 हो जाएगी ईस्ट में, और अगर आप ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे तो -24 आवर हो जाएंगे, दिन 1 कम हो जाएगा। ठीक है, आपने टाइम ट्रेवल नहीं किया, इतना खुश मत होइए कि हमने टाइम ट्रेवल कर डाला। तो इसका सिंपल ट्रिक अगर मैं बोलूँ तो देखिए, वी मतलब साथ रहना, मीन्स +24। वी मतलब साथ, मीन्स ऐड होना, तो दिन ऐड हो जाएगा क्योंकि वी है। वी मतलब वेस्ट टू ईस्ट। ट्रिक है ये सिंपल, अगर आपको ऐसे याद हो जाता है तो आप बहुत अच्छे हैं, नहीं याद होता है तो मैंने ट्रिक से याद कर लिया था। अब आपको जैसा ठीक लगे आप कर सकते हैं, ठीक है। अब एक छोटा सा और चीज़ है वो भी देख लेते हैं, अगला टॉपिक। मान लीजिए ये सन है, ठीक है, लग नहीं रहा पर मान लीजिए, ठीक है, सन है। तो देखिए सन से क्या निकलती है, सन स्ट्रीम या सोलार फ्लेयर या सोलार स्ट्रॉम, कुछ इस तरह से निकलता है। ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं सोलार स्ट्रॉम, मतलब ये रेडिएशन जैसा होता है। यहां क्या है, यहां है हमारा प्यारा अर्थ, छोटू सा अर्थ। ये क्या है, अर्थ, ये अर्थ है। तो याद रखिएगा अर्थ के जो सरफेस पे होता है, नॉर्थ एंड साउथ पोल के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक लाइन होती है, ये मैग्नेटिक लाइन है। ये क्या है, मैग्नेटिक लाइन्स, दिस आर मैग्नेटिक लाइन। तो होता क्या है, जब ये सोलार फ्लेयर इस मैग्नेटिक लाइन से टकराता है तो बहुत ही प्यारा चीज दिखती है, नॉर्दर्न लाइट एंड सदर्न लाइट। तो नॉर्थ में क्या दिखेगी, यहां पे दिखती है, इस एरिया में दिखती है नॉर्दर्न लाइट, जिसको और ज्यादा बोला जाता है ऑरोरा बोरियोइस। ओके, मैंने तो याद कर लिया था बोरियत, नॉर्थ में ठंडी रहती है तो वहाँ बोर लगेगा, मैंने ये याद कर लिया था। नॉर्थ पोल है तो बोरियस, क्योंकि नीचे वाला तो ऑस्ट्रेलियास है, तो वो तो आपको याद रहेगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कहाँ है सदर्न में। ये क्या है, सदर्न लाइट, इसको क्या बोलते हैं हम, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलियस, तो ये तो आप समझ जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के सदर्न में है, तो सदर्न वाले को ऑस्ट्रेलियस बोलते हैं, ऊपर वाले को बोर होते हैं तो बोरियस। ये जो नदर लाइट है ना बड़ी प्यारी होती है, क्यों, ये ना नॉर्वे कंट्री है ना जो, वहां से बहुत अच्छा दिखती है ये लाइट, ठीक है। हो सके तो मैं 1 मिनट आपको दिखाता हूँ। तो ये दिख रहा है आपको, ये इमेज, ये जो इमेज है ना यही नदर्न लाइट है, इतना ही खूबसूरत दिखता है। तो नॉर्वे में कई लोग इसको ही देखने जाते हैं, तो ये बहुत प्यारा लगता है। आपकी जब जॉब लग जाएगी तो भी आप यहाँ घूमने जाएंगे, ठीक है, मेरा भी सपना है, मैं भी फाइनली जाऊँगा कभी ना कभी, तो ठीक है।
तो ये बहुत प्यारा लगता है, कभी भी मौका मिले तो नॉर्वे निकल लेना और इसको देख लेना, जो पढ़ा है वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो हमने लाइट की फ़ोटो भी देख ली। अब सिंपल सोलर इक्लिप्स पढ़ लेते हैं। सोलर इक्लिप्स, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, कई बार आप इसको भूल जाते हैं, तो ये एक बार मैं बेसिक सबको समझा देता हूँ, छोटी सी चीज़ है, आपको समझ आ जाएगा। इक्लिप्स, ठीक है, सोलर इक्लिप्स मतलब सन पूरा नहीं दिखेगा, सन छुप जाएगा, सन पूरा नहीं दिखेगा। ठीक है, सन छुप जाएगा। क्या होगा देखिए, मान लीजिए ये सन है, ठीक है, दिस इज सन। ठीक है, देखिए सन एंड अर्थ है, तो या तो सन एंड अर्थ के बीच में मून आ सकता है या फिर मून अर्थ के पीछे होगा, दो ही कंडीशन हो सकती है। ठीक है, अर्थ और मून में कौन बड़ा है ये आपको याद होना चाहिए, अर्थ और मून में अर्थ का साइज बड़ा है। ठीक है, तो उससे आपका क्लियर हो जाएगा ये चीज़। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं अर्थ को, तो कुछ अर्थ ऐसा बनेगा, ठीक है, और मून कुछ इस तरह से बनेगा छोटा, तो यहाँ पे मून बीच में रहता है। अब वो क्यों, आपको समझ आ जाएगा इसके कारण क्या हो रहा है। देखिए ये मून है, ये सन है और ये अर्थ है। ठीक है, अब आप देखिए इससे जो लाइट निकल रही है सन से, ये यहाँ से, ये मून के कारण अर्थ तक ये वाले पोर्शन में लाइट नहीं पहुंच रही है। ठीक है, सन बीच में, सन और अर्थ के बीच में मून आ जा रहा है, जिसके कारण सन की जो लाइट है वो इस एरिया से नहीं, इस एरिया में नहीं निकल रही, इसके बीच में। ठीक है, तो अर्थ में जो ऑब्जर्वर बैठ खड़ा होगा यहाँ पे, उसको ये एरिया सन का नहीं दिखेगा, क्योंकि इसके सामने मून खड़ा हुआ है। तो सन की जो लाइट है वो, जब तक कोई चीज़ में लाइट नहीं हमको दिखेगी तब तक हम वो उसकी इमेज नहीं बना सकते हमारी आई। उसी प्रकार अगर आप ये एक टॉर्च के सामने किसी चीज़ को रख दो, ठीक है, तो उसकी छाया आपके ऊपर आएगी, उसकी छाया आपके ऊपर आएगी, तो जो पीछे का टॉर्च है वो छुपी हुई दिखेगी, सीधी सी बात है। तो वो केस, सिंपल सा केस यहाँ है। अगर सोर्स छुपा हुआ है तो सोर्स और रिसीवर के बीच में कुछ रखा हुआ है, ऑब्वियसली तभी सोर्स छुपेगा ना, सन इज द सोर्स ऑफ लाइट। तो अगर सन छुप रहा है तो मीन्स सन, और हम कहाँ बैठे हैं, हम तो अर्थ में बैठे हैं ना, हम जो रिसीवर है ऑब्जर्वर है वो तो अर्थ में बैठे हैं, मून में तो बैठे नहीं है। तो अगर कभी भी जो सोर्स है वो छुप रहा है तो इसका मतलब ये है कि सोर्स और रिसीवर के बीच में कोई है, तो बीच में कौन होगा भैया, टेरेस्ट्रियल बॉडी, मून ही होगी। तो इसलिए सोलर इक्लिप्स जब भी सन छुपा हुआ दिख रहा है, दैट इज सोर्स, तो उसके बीच में कौन होगा, मून। तो ये कैसे सीरीज में होते हैं, ठीक है, सन मून, ये कई बार पूछता है अर्थ, सोलर इक्लिप्स में ऐसा होता है सीन। अब लूनर इक्लिप्स में देख लेते हैं, ल्यूनर इक्लिप्स, ठीक है, लूनर मतलब मून के ऊपर छाया आ रही होगी, मून नहीं दिख रहा होगा। तो सिंपल है, अगर सोलर में बीच में मून है तो अब मून उधर चला जाएगा। ठीक है, इसको मैं आपको ढंग से समझा भी नहीं रहा हूँ क्योंकि ये तो आपको सिंपली समझ ही आ जाएगा। तो अर्थ यहाँ आएगा कुछ इधर इस तरह से, और मून जो है वो यहाँ आएगा। ठीक है, सिंपली तो जो सन से लाइट निकल रही होगी कुछ इस तरह, वो अर्थ पे तो आएगी, पर ये देखिए जब ये लाइट ऐसे निकलेगी तो मून पे लाइट पड़ेगी ही नहीं। आप समझ रहे हैं, जो सन की लाइट निकल रही है ना, मून बीच में है इस गैप के, तो यहाँ मून में आएगा अंधेरा, मून नहीं दिखेगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं लूनर इक्लिप्स। जब अर्थ की छाया मून पे पड़ रही हो, अर्थ की ही छाया पड़ रही है ना, अर्थ का शेडो पड़ रहा है मून पे, शेडो तभी पड़ता है ना जब वो लाइट को पास नहीं कर पाता वो मीडियम, इसलिए। ठीक है, ठीक है, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे, ये ऑब्जर्वर है, देखिए अर्थ ही मून को भी देखेगा और अर्थ ही सन को भी देखेगा। तो इसलिए अर्थ पे कभी भी इक्लिप्स नहीं आएगा, या तो सन पे आएगा या तो मून पे आएगा, क्योंकि हम ऑब्जर्वर बैठे हैं अर्थ पे। क्लियर है, तो ये सन है, ये अर्थ है और ये मून है। तो अगर मैं सिंपली लिखूं तो सन, अर्थ और मून। क्लियर, बस हो गया, इतना ही था इसमें। ठीक है, ठीक। अब अगर टाइडल ईव के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, जिसको बोलते हैं ज्वार भाटा। टाइडल
ईब। ये क्यों होता है अकर, ज्वार भाटा आता क्यों है? ड्यू टू, देखो इसके लिए दो रीज़न होते हैं, एक तो मून एंड सन ग्रेविटी। जो सन एंड मून की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, इसके कारण ये टाइड्स आते हैं, ज्वार भाटा। और प्लस अर्थ की जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है रोटेशन के कारण, अर्थ भी तो घूम रहा है ना अपनी एक्सिस में। अरे आप सिंपली सोचिए, आप किसी ग्लास में पानी भरे और उसको जोर से घुमाइए तो पानी भी उठने लगेगा भंवर जैसा। तो टाइड्स भी तो उठ रही है ना उसी पानी की तरह। अर्थ को एक ग्लास समझ लीजिए जिसमें पानी भरा हुआ है, अगर आपको जोर से घुमाएंगे तो वो पानी ऊपर उठेगा। तो यही तो वेव क्रिएट कर रही है, यही तो ज्वार भाटा क्रिएट कर रही है। ठीक है, तो इसका क्या होता है, ये मान लीजिए ये अर्थ है और यहाँ पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो जब ये आता है ऐसा, जब ये टाइड्स उठती हैं उसको बोलते हैं टाइडल। और जब वो टाइड वापस जाती है तो उसको बोलते हैं ईब, इसलिए इसका नाम है टाइडल ईब। क्लियर हुआ? जो टाइड अर्थ पे आती है, सरफेस पे आती है, उसको टाइड बोलता है, जो रिटर्न पानी जाता है उसको बोलते हैं ईब। तो इसका कारण है टाइडल ईब। कुछ खासियत, ये जनरली अकर, ये दिन में लगभग 2 बार आती है, ट्वाइस अ डे। मतलब ये कितने गैप में, अंतराल में आती है? लगभग 12 आवर 26 मिनट के गैप में आती है ये। पर एक इंपॉर्टेंट खासियत क्या है, एक जगह है खास, क्या नाम है? न्यू साउथ हैम्पटन। न्यू साउथ हैम्पटन, ये इंग्लैंड की जगह है। यहाँ की खासियत क्या है, यहाँ पे जो टाइडल ईब है वो दिन में 4 टाइम आता है, 4 टाइम्स अ डे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि टाइडल ईव एक 2 से ज़्यादा बार, 4 बार लगभग कहाँ आता है, तो आपका आंसर होगा न्यू साउथ हैम्पटन, इंग्लैंड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर अब हम नेक्स्ट वीडियो में इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में देखेंगे कि अर्थ में स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, क्रस्ट, मेंटल कोर और इसके रिलेटेड चीज़ें देखेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री, फिर कॉन्टिनेंटल डिस्क थ्योरी है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है एंड लॉट मोर। इसके बाद जो बचा है हम उसके बाद करेंगे। मैं आपको कम कम करा रहा हूँ, जानबूझ के धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि देखो नॉन टेक सब्जेक्ट है। एज एन इंजीनियर आपको एक बार में याद नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि आपको एक बार में पूरा याद हो जाएगा तो बिल्कुल गलत बात है। एक बार में आपको याद नहीं होने वाला। आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए, क्योंकि देखिए टाइम आपके पास, अगर एसएससी जेईई की मैं बात करूँ तो 6 महीना है, वो मोर देन इनफ टाइम है। 6 महीना अगर आप डेडिकेट होकर पढ़ेंगे तो आप आराम से नॉन टेक को भी कंप्लीट कर लेंगे अच्छे लेवल में, टेक्निकल को भी आप अच्छे लेवल में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो फालतू का स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरा नॉन टेक कैसे होगा, बहुत हार्ड आता है एसएससी में। तो एसएससी में अगर नॉन टेक हार्ड भी आता है ना, तो आपको 50 में 50 नहीं स्कोर करना रहता। ठीक है, आपका 20-25 में भी अगर आप स्कोर कर रहे हो, टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है, तो भी आपका आराम से पेपर 1 अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई होगा। बाउंड्री पे भी नहीं, अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई होगा। ठीक है, तो उसका आप टेंशन छोड़ दीजिए। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से पढ़ते रहिए। मोस्टली आप करंट अफेयर अलग से कर सकते हैं, पर जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ एटलीस्ट आप उसको अच्छे से करिए। स्टैटिक पोर्शन में वो कंप्लीट करिए और फिर करंट अफेयर आप बाहर से करिए। करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करंट अफेयर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, 15 to 20 क्वेश्चन 50 में रहेंगे ही, और बचे कुछ है क्योंकि, लेकिन हाँ एसएससी का करंट अफेयर थोड़ा ट्रिकी आता है, तो वो आपसे पूरे नहीं बनेंगे। तो उधर से कुछ क्वेश्चंस बन जाएंगे और कुछ पोर्शन स्टैटिक से बन जाएंगे, तो मिला जुला कर आप 20 मार्क्स के आसपास ले आएंगे। ठीक है, मैं उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करूँ कि आप 30 लाएँ, 35 लाएँ, उतनी ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपका टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है तो आप ले आएंगे इधर से, तो इतना इनफ है 20 मार्क्स। और अगर आप ऐसे ही कंटिन्यू पढ़ते रहे, नॉन टेक को सीरियस हो गए, तो आप 25 भी 30 तक भी आप पहुंच जाएंगे। और अगर वहाँ पहुंच गए तो आप मान लीजिए अगर आपका टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है और आपने 30 मार्क्स ला लिए, तो आप प्री के मतलब टॉप 10 में तो पक्का हो आपका मार्क्स, ओवरऑल मार्क्स टॉप 10 में प्री तो आएगा ही। ठीक है, चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए।
ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल।